हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के। जी हाँ, ये भैया कक्षा 12वीं बायोलॉजी का जो पेपर आने वाला है बोर्ड का, उसी का भाई पूरा पूरा सोल्यूशन है। इसमें आपके वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। क्योंकि यार वो कहाँ से आएगा, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ से आएगा सर, इसी से तो आएगा। वो क्या दे देगा, डीएनए आरएनए से दे देगा, ठीक ना, अनुवांशिकता से दे देगा, कहाँ से दे देगा, नर जनतंत्र मादा जनतंत्र से दे देगा। आप मिला लीजिए जो भी मैं आपको बताया हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ सर, आप मिला लीजिए, आपको पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा सर, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। पेपर में आने वाला जो 3 मार्च वो आपका पेपर है ना, बायोलॉजी का पेपर 3 मार्च को है। 3 मार्च वाला मैं आपको सर पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। पेपर सर कोड क्या है, 348 जो सर जीजी है, ये आपका पेपर कोड है। और ये जो पेपर है सर 3 मार्च के लिए है। अच्छा, इसमें आपको पूरे पेपर का सर हम क्या करेंगे, एक एक प्रश्नों का सलूशन करेंगे। ऐसा नहीं है सर कि आपको केवल हम यहाँ पे सिर्फ दे देंगे ले जाइए, नहीं सर, पेपर नहीं, हम आपको सलूशन देंगे जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। पूरा 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। 70 में सर 23 नंबर पास मार्क का चाहिए, 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा। और 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा, जिसमें से 15 मिनट रहेगा वो प्रश्न पत्र पढ़ने की निर्धारित रहेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, हम तो गुरुदेव ये 15 मिनट भी यूज कर लेंगे। नोट में दिया गया है, यहाँ पे नोट में क्या दिया गया है, प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर क्या निर्धारित है, निर्देश में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख क्या यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है सर, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे बहुविकल्पी में, टेपीटम परत का कार्य होता है। टेपीटम का सर क्या कार्य होता है, याद रखिएगा, टेपीटम का क्या कार्य होता है। तो टेपीटम का कार्य होता है विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना। यानी कि परागकणों को जो पोषण प्रदान करने का काम करता है सर, वो अपना कौन करता है सर, टेपीटम करता है सर। कौन करता है, टेपीटम करता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक अपर दा अपरा सॉरी अपर अपर दहारी है। अपर दहारी कौन सा है सर जी, केचुआ है। अपर दहारी का मतलब वो होता है सर जी, जो कि भूमि को सर जी हमें उपजाऊ बनाते हैं और भूमि में इतना छिद्र कर देते हैं कि वो ऑक्सीजन लेता है, जिससे हमारा पैदावार होती क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। अगला यहाँ पे डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक सर क्या है, तो मादा एडिज मच्छर होती है सर। मादा एडिज मच्छर जो होती है, यह डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का क्या होती है सर, वाहक होती है, ठीक। अगला है कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। कौन सा एंजाइम जो सर डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है सर, एंडोन्यूक्लियस। तो सर 4 अंकों का आपके क्लास 12 बायोलॉजी में आएगा सर ऑब्जेक्ट। ये चारों हम कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा 1-1 नंबर का, देखिएगा बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रश्न है। तो प्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का नाम मैंने ऊपर ही बताया सर, सरटोली कोशिका है। एमटीपी और जिफ्ट का पूरा नाम सर क्या है, एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग सर क्या बोलते हैं, गर्भपात भी बोलते हैं। जिफ्ट का पूरा नाम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। अनुवांशिकता की इकाई सर क्या होती है, अनुवांशिकता की इकाई सर क्या होती है, तो याद रखिएगा जो अनुवांशिकता की इकाई होती है सर जीन होती है। अगला है अनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट कोडान त्रिक होते हैं सर, 64 जो कूट यानी प्रकूट जो कोडान होते हैं सर, वो क्या होते हैं सर, त्रिक होती है, ठीक ना। अगला है वाहित मल क्या है, किसे कहते हैं वाहित मल। वाहित मल वह अपशिष्ट पदार्थ है जो पाचन तंत्र से बाहर निकल जाता है या निकाला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। जो पाचन तंत्र से बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न चालू होता है। ये लघुत्तरी टाइप 1 प्रश्न है, ठीक है ना। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है, तो सीधा बताइएगा। अफीम एक प्राकृतिक पदार्थ है जो अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। अफीम के पौधे का नाम क्या है, यहाँ पे पेपरवल, हाँ, पेपरवर सोमनीफोरम इसका नाम है, से प्राप्त होता है। इस पौधे के फल से दूध जैसा सफेद तरल निकलता है, जिसे काट कर सुखाया जाता है और इस सूखे हुए पदार्थ को ही अफीम कहते हैं। अफीम में कई प्रकार के अल्कलाइड होते हैं, जिसे मार्फिन और कोडीन आदि इनके प्रमुख हमारे क्या होते हैं सर जी,
अल्कलाइड होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सा जुकाम हो गया है, इसकी वजह से माफी चाहते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्लाइनफेंटल व टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो क्लाइनफेंटल सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में मनुष्य पुरुषों के एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र अर्थात इसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाने के कारण होती है, अर्थात 46 के स्थान पर कुल कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं, यानी कि एक्स वाई के साथ एक एक्स जुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्लाइनफेंटल सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इन सिंड्रोम में महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी कि एक्स एक्स होना चाहिए, वहां से एक्स 0 हो जाता है, एक एक्स गायब हो जाता है, तो 46 के स्थान पर क्या हो जाता है? 45। कुल हमारे बॉडी में, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो सर, कुल हमारे बॉडी में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। एक की वृद्धि हुई, एक्स वृद्धि हुआ, तो क्लाइनफेंटर सिंड्रोम यह केवल पुरुषों में होता है, और एक की कमी हुई तो 46 के स्थान पे 45 यह महिलाओं में होती है, यानी यहाँ पे 0 हो गया, एक एक्स गायब हो गया। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? मानव में मुख्य रूप से दो प्रकार की, यहाँ पे प्रश्न क्या है पहले वो देख लो भैया। मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उसके नाम लिखिए, तो सीधा बताएंगे। मानव में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। सबसे पहली प्रतिरक्षा क्या होती है सर? जन्मजात प्रतिरक्षा, जिसको हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। यह प्रतिरक्षा जन्म से ही प्राप्त होती है और शरीर को संक्रमण से बचाने में पहली पंक्ति का काम करती है। दूसरी होती है अधिग्रहित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यह प्रतिरक्षा जीवन के दौरान विकसित होती है और और शरीर को विशिष्ट रोग जनकों से लड़ने में क्या करती है सर? मदद करती है, उसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अगला घ वाला सा प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो प्रतिजैविक वे रसायन होते हैं जो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, और इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के इलाज में किया जाता है, उसे हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविकों के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले दो सूक्ष्म जीव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं? पहला जो सूक्ष्म जीव है पेनिसिलिनियम है, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिस है। पहला यहाँ पे क्या है? पेनिसिलिनियम। तो यह एक फफूंद है जिससे पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिस यह एक जीवाणु है जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक कवक प्राप्त होता है। अगला सर यहाँ पे प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रकार के कदम उठाए गए हैं। कौन कौन से हैं सर? ये जितने नंबर का है वैसे में प्रश्नों का उत्तर भी देना है, बहुत छापना नहीं है। जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और जैव मंडल संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना। दूसरा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू करना, जिसमें शिकार पर प्रतिबंध और वन्य जीवों के संरक्षण के नियम शामिल हैं। अगला है लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए विशेष पुनर्वास एवं संरक्षण कार्यक्रम चलाना। ये है सर जी उसके नियम। अगला है लघु उत्तरीय टाइप सेकंड। लघु उत्तरीय टाइप सेकंड में चौथा क प्रश्न है, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। चलिए देखते हैं सर, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध क्या होता है? शारीरिक रोध को बोलते हैं फिजिकल बैरियर, और कोशिकीय रोध को बोलते हैं सेलुलर बैरियर। तो फिजिकल रोध क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी धूल धुआं मिट्टी से बचने के लिए हमारे शरीर पर सर क्या है? ये चमड़े है ना, यही तो सर हमें बचाते हैं, यही तो हमें बचाते हैं ना। तो ये क्या है सर? शारीरिक रोध है, यानी कि यह बाहरी अवरोध है जो शरीर को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं, जैसे कि त्वचा, बलगम, श्लेष्म झिल्ली, ये बैक्टीरिया, वायरस तथा अन्य रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश होने से रोकते हैं। अगला यहाँ पे कोशिकीय रोध, सेलुलर रोग बैरियर। यह रोग शरीर के अंदर प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा प्राप्त होती है, जैसे फागोसाइट्स और लसिकाणु। ये कोशिकाएं हानिकारक जीव सूक्ष्म जीवों को क्या करती है सर जी? नष्ट करती हैं। अगला है यहाँ पे आपका विसंयोजन का सर नियम क्या होता है? टिप्पणी करना। चलिए देख लेते हैं सर विसंयोजन का नियम क्या है। मेंडल का यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है। किसी लक्षण को संतति तक ले जाने वाले कारक अलग अलग हो जाते हैं तथा यह कारक अगली पीढ़ी में जाने से पूर्व युग्म बनाता है, और इस कारण माता तथा पिता के कारक संतति में अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे जब प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का स्वयं संग्रहण कराया जाता है, तो बनने वाली संततियों में फिर से लंबे और बौने पर का क्या होता है सर? परीक्षित हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए
ये हमारा क्या है सर जी, ये हमारे जनक हैं, इनके द्वारा प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई। ये हमारे लंबे हैं, ये क्या लंबे हैं, और ये क्या सर जी, बौने हैं। क्या है, बौने हैं, ये लंबे हैं। अब इनका संकलन कराया तो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ सर, लंबा। फिर इसी प्रथम पीढ़ी का हमने क्या करा दिया सर, स्व स्व सं, यहाँ पे इन्हीं का हम लोग सेल्फ क्रॉस करा दिए, ठीक ना, स्व संकरण करा दिए। तो हमें क्या लंबा लंबा और लंबा बौना प्राप्त होता है, इसी हम लोग क्या कहते हैं सर जी, युग्मकों की शुद्धता का नियम, अर्थात यहाँ पे विसंयोजन का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे सर, अगला प्रश्न क्या है, कैंसर क्या है, इसके बचाव तथा उपचार का उल्लेख कीजिए। कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं। यह कोशिकाओं के समूह में ट्यूमर, गांठ का निर्माण कर सकता है, जो हमारे जो आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर सकता है और रक्त या लसिका प्रणालियों के माध्यम से शरीर के अंदर अन्य भागों में फैल सकता है। कैंसर का बचाव सर कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहला स्वस्थ जीवन शैली, दूसरा धूम्रपान और शराब से बचाओ, तीसरा सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाओ, और चौथा संक्रमण से बचाओ, और पांचवा समय समय पर परीक्षण। तो सबसे पहला स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ वजन बनाए रखना, आपको कैंसर से बचा जा सकता है। धूम्रपान और शराब का यूज मत करिए, ठीक है ना। तो ये सब आप इसमें बनाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उपचार क्या-क्या है, जैसे कि सर्जरी के द्वारा हम लोग इसको उपचार कर सकते हैं, कीमोथेरेपी के द्वारा हम लोग कैंसर की जो कोशिकाएँ होती है उसको मारकर इलाज कर सकते हैं, और विकिरण चिकित्सा द्वारा, रेडिएशन थेरेपी द्वारा, इम्यूनोथेरेपी द्वारा, लक्ष्य चिकित्सा का प्रयोग करके हम लोग इसका इलाज सर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना? चलिए सर, अगला यहाँ पे प्रश्न है घ वाला, एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्लास को समझाइए। एक संकर क्या होता है सर, द्विसंकर क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। वैसे इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा क्वेश्चन बैंक खोल के। एक संकर टेस्ट क्लास में केवल एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी विशेष जीन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें एक विशिष्ट लक्षण के लिए विषम युग्मजी माता पिता का क्रॉस होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी पौधे में ऊंचाई का लक्षण देखा जाए तो एक ऊंचा कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा, एक बौना कैप स्मॉल टी पौधा क्रॉस किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि संतानों में किस अनुपात में लक्षण पाए जाते हैं, और यह मेंडल के अलगाव के नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नियमानुसार एक अनुपात एक का अनुपात उत्पन्न करता है। अगला है यहाँ पे द्विसंकर संकरण टेस्ट क्लास। इसमें क्या लिखेंगे, द्विसंकर टेस्ट क्लास में दो विशेषताओं, दो भिन्न जीनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें माता पिता के दो लक्षणों के लिए विषम युग्मजी गुणसूत्रों का क्रॉस किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि बीजों के रंग कैपिटल वाई स्मॉल वाई तथा आकार कैपिटल आर स्मॉल आर को ध्यान में रखा जाए तो एक हेट्रोजाइगस पौधे का क्रॉस दो अभिलक्षणों में पुनः गणना के लिए किया जाता है। इसमें संतानों में अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक का अनुपात उत्पन्न होता है, जो स्वतंत्र वर्गीकरण के मेंडलों के नियम को क्या करता है सर, दर्शाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, समजात पर टिप्पणी लिखिए सर। समजात क्या होता है, समजात पर टिप्पणी करना है। चलिए देखते हैं समजात अंग क्या होते हैं। वे अंग जो विभिन्न जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना और विकासात्मक उत्पत्ति एक ही होती है। इसका मतलब ये अंग एक ही पूर्वज से विकसित हुए रहते हैं, उसे हम लोग समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि मानव का हाथ, कुत्ते का अगला पैर, व्हेल का फिन, चमगादड़ का पंख, सभी समजात अंग हैं। ये सभी अंग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनकी हड्डियों की रचना एक जैसी होती है। विभिन्न पौधों के फूलों में अलग अलग रंग, आकार और गंध होते हैं, लेकिन इन सब की मूल संरचना एक जैसी होती है। तो ये भी समजात अंग का एक उदाहरण है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत। सर हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसमें क्या लिखेंगे, हार्डी बीनबर्ग सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अनुवांशिक सिद्धांत है जो कि बताता है कि आदर्श परिस्थितियों में किसी आबादी में जीनोटाइप और एलील आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। यह संतुलन बनाए रखने के लिए 5 प्रमुख शर्तें निम्नलिखित है। पहला शर्त क्या है सर जी? पहला शर्त क्या है? तो पहला शर्त नोट करिए, पहला शर्त है प्रकृति चयन का अभाव, अर्थात यदि सभी जीवों के लिए जीवित रहने और प्रजनन की संभावना समान हो तो कोई विशेष गुणसूत्र चयनित नहीं होता। दूसरा है प्रवासन यानी माइग्रेशन का अभाव, यदि आबादी में बाहरी जनसंख्या से कोई सदस्य
ना आए और ना जाए तो जिन आवृत्तियां प्रभावित नहीं होती। तीसरा है म्यूटेशन का अभाव, म्यूटेशन न होने पर जिनका प्रकार या आवृत्ति नहीं बदलती। चौथा है युग्मक यानी कि रेंडम मैटिंग, यदि सभी सदस्य यादृच्छिक रूप से संग्रहण करें तो किसी विशेष जीनोटाइप के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। पांचवा है बड़ी आबादी का आकार, छोटी आबादी में अनुवांशिक बहाव जिन आवृत्तियों में उत्परिवर्तन कर सकता है जो बड़ी आबादी में कम प्रभावी होती है। ठीक, और हार्डी-वेइनबर्ग का जो समीकरण है उन्होंने ये दिया था पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, जहाँ पी क्या है प्रभावी एलील की आवृत्ति, क्यू क्या है अप्रभावी एलील की आवृत्तियां, पी स्क्वायर होमोजाइगस प्रभावी जीनोटाइप की आवृत्ति है, 2 पी क्यू क्या है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की प्रभावी की आवृत्ति, और क्यू स्क्वायर होमोजाइगस अप्रभावी जीनोटाइप की आवृत्ति है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लग बीजाणुधानी पराग कोष तथा गुरु बीजाणुधानी बीजांड के बीच कोई 3 अंतर लिखे। चलिए, लग बीजाणुधानी पराग कोष और गुरु बीजाणुधानी बीजांड के बीच अंतर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थान का। तो जो पराग कोष होता है यह पुंकेसर के अंदर स्थित होता है और जो बीजांड होता है यह अंडक के भीतर अंडाशय में स्थित होता है। कार्य की बात करें, तीसरा हम लोग अंतर देखेंगे। तो जो परागकोश होता है यह परागकोश में सूक्ष्म जीव माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो परागकणों का निर्माण करते हैं और नर इंकों का उत्पादन करते हैं। वहीं पे बीजांड की बात करें तो बीजांड में गुरु बीजाणु बनते हैं जो भ्रूण थैली का निर्माण करते हैं और मादा इंकों का क्या करते हैं सर उत्पादन करते हैं। तीसरा सर है यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या का। तो गुणसूत्रों की संख्या का जो परागकण होते हैं, परागकणों में साधारणतया एकल गुणसूत्र होते हैं क्योंकि ये मियोसिस के बाद बने होते हैं। और दूसरा बीजांड, तो बीजांड में बनने वाली संरचना में शुरुआत में एकल गुणसूत्र होते हैं लेकिन निषेचन के बाद बीज बन जाता है। ठीक है ना। अगला है समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे चलिए देखते हैं समष्टि की 3 प्रमुख विशेषताएं होती क्या है। सबसे पहले देखते हैं सर समष्टि होती क्या है। तो एक समष्टि किसी एक ही जात के जीवों का समूह होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और आसपास में क्या करते हैं सर प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं सर समष्टि पॉपुलेशन की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है। तो पहला असर घनत्व का, यानी घनत्व का असर। समष्टि घनत्व किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीव की संख्या को दर्शाता है। इसे आबादिक संख्या को क्षेत्र की इकाई से विभाजित करके मापा जाता है। समष्टि घनत्व से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्षेत्र में जीवों के रहने और संसाधनों की उपलब्धता कैसी है। जैसे उच्च घन संसाधनों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है। अगला लिखेंगे विकास दर ग्रोथ रेट। इसमें क्या लिखेंगे, यह किसी आबादी की वृद्धि या कमी की दर को दर्शाता है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन का योगदान। यदि जन्म और प्रवासन की दरें मृत्यु और स्थानांतरण की दरों से अधिक हैं तो आबादी बढ़ेगी अन्यथा घटेगी। विकास दर आबादी के आकार और उसकी संरचना और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर असर क्या करती है निर्भर करती है। तीसरी है यहाँ पे आयु की संरचना है, एज स्ट्रक्चर। तो आयु की संरचना किसी आबादी में विभिन्न आयु समूहों का अनुपात है, जैसे शिशु, युवा युवा, वयस्क और वृद्ध। यह आबादी की भविष्य की वृद्धि और विकास की क्षमता का संकेत देती हैं। यदि आबादी में युवा अधिक हैं तो भविष्य में इसकी वृद्धि की संभावना अधिक होती है, जबकि वृद्ध आबादी में वृद्धि की संभावना कम हो जाती है। आयु संरचना समष्टि के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता और दीर्घकालिक अस्तित्व को दर्शाती है। अगला यहाँ पे छठा प्रश्न है, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। जैसे कि जीवन की उत्पत्ति, फिर ओपेरेन का सिद्धांत, फिर ऑस्ट्रेलियाई। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति। सर जीवन की उत्पत्ति से सर हम क्या समझते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति वह प्रक्रिया है जिसके तहत पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का आरंभ लगभग 3.5 से 4 अरब साल पहले हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी पर केवल सरल कार्बनिक अणु बने जो बाद में जटिल अणुओं एवं संरचनाओं में बदल गए। इन जटिल अणुओं ने प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आदि का निर्माण किया जिससे सबसे सरल कोशिकाएं बनी और बाद में विविधतापूर्ण जीवन का विकास हुआ। इस प्रक्रिया को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए जिसमें रासायनिक विकास का सिद्धांत और आद्य कोश का सिद्धांत शामिल है। इसमें प्रमुख 2 सिद्धांत थे। सबसे पहला ओपेरेन का हाल्डेन सिद्धांत और दूसरा है
पैनस्पर्मिया सिद्धांत। तो ओपेरन हॉर्डल सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के प्राचीन वातावरण में मौजूद सरल अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिक बने हैं और इन्हीं से जीवन की उत्पत्ति हुई है। और मैनस्पर्मिया सिद्धांत में इस सिद्धांत के अनुसार जीवन के बीच अंतरिक्ष से कहाँ पर आए सर? पृथ्वी पर आए होंगे। था वाला यहाँ पे आदिमानव ऑस्ट्रेलोपिथेसीन के बारे में यहाँ पे इसमें लिखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेसीन मानव विकास के शुरुआती चरण में रहने वाले एक प्रकार की प्राचीन मानव थे और इन्हें आमतौर पर आदि मानव के रूप में जाना जाता है। आदि मानव, यहाँ पे आदि मानव लिखेंगे। आदि मानव सीधे चल सकते थे और उनके पास मस्तिष्क का आकार आधुनिक मनुष्य की तुलना में छोटा था। आदि मानव मानव विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि मनुष्य कैसे विकसित हुआ। अगला यहाँ पे संक्रामक रोग। सर संक्रामक रोग क्या होता है? ध्यान देना। संक्रामक रोग वे रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। इनका कारण ये रोग आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी के कारण फैलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सर्दी, फ्लू, एड्स, हेपेटाइटिस इत्यादि। रोकथाम संक्रामक रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण, स्वच्छता और सामाजिक दूरी जैसे उपाय किए जाते हैं। अगला है डार्विनवाद का सिद्धांत। सर ये सिद्धांत क्या होता है? इसको देख लेते हैं। ये सब टिप्पणी करने वाले प्रश्न है तो लिखेंगे डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्रकृति चयन का सिद्धांत है जो यह बताती है कि जीवों का विकास धीरे धीरे और क्रमिक रूप से हुआ है। यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी आबादी में विभिन्न जीवों में प्राकृतिक रूप से भिन्नता होती है और इस भिन्नता के कारण कुछ जीव अपने पर्यावरण में बेहतर अनुकूलन हो पाते हैं। बेहतर अनुकूलन जीवों के जीवित रहने और प्रजनन की संभावना अधिक होती है जिससे वे अपने अनुकूल लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर पाते हैं और इस प्रक्रिया को योग्यतम की उत्तरजीविता कहा जाता है। फिर उसके बाद आपका विषय उत्तरी प्रश्न आएगा और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक आपके सामने है मनुष्य के नर जनन तंत्र का नामांकित। यहाँ देखिए मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। इंपॉर्टेंट है सर, इसको आपको छापना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नर जनन तंत्र को मैंने यहाँ पे छापा पूरा पूरा, ठीक है ना। क्या होता है मैंने पूरा एनसीईआरटी वाला आपको मैंने फिगर दे दिया है और उसके बाद एक एक करके समझाया। जैसे इसमें प्राथमिक जनन अंग होता है तो वृषण पुरुष में एक प्राथमिक जनन अंग होता है। अब हम लोग वृषण के बारे में देख लेंगे। ये एक जोड़ी होते हैं तथा उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं जिन्हें शुक्रजन नलिकाएं कहते हैं। शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर शुक्रजन नलिका वृषण जालक में खुलती है और वृषण जालक से 16 से 20 पतली शुक्र वाहिकाएं निकलकर एपिडिडाइमिस में खुलती है और वृषण शुक्राणु निर्माण का कार्य करते हैं और ये विशेषकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करते हैं जो जनन में क्या होते हैं? सहायक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सहायक जनन अंग है जैसे कि ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इन्हें सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां आती हैं। तो सहायक नलिकाएं ये निम्नलिखित प्रकार की होती है जैसे एपिडिडाइमिस। तो यह लगभग 6 मीटर लंबी पतली अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जो वृषाण के अग्र एवं पश्च भीतरी भाग में ढके रहते हैं। एपिडिडाइमिस में शुक्राणु संग्रहित एवं परिपक्व होते हैं। दूसरा है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या होती है? एपिडिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर वक्षक डाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है और शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्रमार्ग के अधर भाग में खुलती है। अगला तीसरा यहाँ पे स्खलन वाहिनी। तो शुक्राशय तो जो छोटी पतली भित्ति वाली वाहिनियां हैं प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्रमार्ग में खुलती हैं और इन्हें स्खलन वाहिनियां कहते हैं। चौथा यहाँ पे आपका पेनिस है। तो यह मैथुन अंग है जो मूत्रमार्ग मूत्र और वीर्य हेतु साझा करता है, ठीक है ना। उसके बाद इनकी जो सहायक जनन ग्रंथियां वो है जैसे शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है इसके बारे में और काउपर्स ग्रंथि है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अथवा में देगा पेपर में प्लाज्मिड डीएनए एवं गुणसूत्रीय डीएनए में आप लोग अंतर लिखिए। मान लीजिए अगर वो प्रश्न नहीं आ रहा है तो ठीक है, आप नीचे वाला कर सकते हैं प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। तो एक तरफ प्लाज्मिक डीएनए और दूसरी तरफ आप गुणसूत्रीय डीएनए लिखिएगा। जैसे कि एक तरफ प्लाज्मिक डीएनए में लिखिए परिभाषा, उपस्थिति स्थान, कार्यक्षमता, ये सब। तो इनकी परिभाषा देखेंगे तो एक छोटा वृत्ताकार डीएनए अणु जो बैक्टीरिया में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है प्लाज्मिक डीएनए कहलाता है और गुणसूत्रीय डीएनए एक बड़ा रैखिक डीएनए अणु जो जीवों के गुणसूत्र में पाया जाता है उसे हम लोग गुणसूत्रीय डीएनए कहते हैं। फिर यह प्रायः बैक्टीरिया और कुछ यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं और ये सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये जीवों में अतिरिक्त जीन या एंटीबायोटिक प्रतिरोधक प्रदान करता है और ये सभी जीनों को नियंत्रित करता है और जीवन के लिए आवश्यक है। प्रजनन यह स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकता है और इसमें बात करें तो कोशिका विभाजन के समय ही यह प्रतिकृति करता है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है
एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में आपको अंतर लिखना है। तो ये तैयार कर लीजिएगा, अंतर वाले जो प्रश्न है मैं आपको आगे करवा दूँगा, उसकी चिंता मत करना। तो ये आपके क्वेश्चन है। उसके बाद ये 8वाँ है, 8वाँ कर लीजिएगा और ये 9वाँ है। तो ये 4 प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ करने के लिए। अंतर वाला हम अगले वीडियो में उसको बहुत सिंपल समझा देंगे, उसकी चिंता मत करना। तो ये रहा आपका जीव विज्ञान का जो आपका पेपर है सब 3 मार्च का उसका है, और आप इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा, बाकी मैं आपकी पूरी तैयारी करवा दूँगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।